नमस्कार। इस सीरीज का वीडियो 4 जो है वो है इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम इन प्री कॉलोनियल इंडिया। ठीक है, तो कॉलोनियल जो इरा आया उससे पहले जो इंडिजिनस यानी जो देसी बैंकिंग सिस्टम था, हम उसके बारे में इसमें बात करेंगे। भारत में जो बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम्स है, इसकी जो परंपरा है बहुत पुरानी है और ये जो मॉडर्न बैंक्स है इससे बहुत पहले, हजारों साल पहले शुरू हो गई थी। जो ज़रूरत थी पैसे की वो एग्रीकल्चर, ट्रेड और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें ज़रूरत पड़ती थी और उसकी वजह से धीरे धीरे एक इनफॉर्मल ट्रस्ट बेस्ड लैंडिंग जो है उसको ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस के रूप में भारत में बदल दिया। ठीक है, तो ये जो शुरुआत हुई थी ये वैदिक काल से हुई थी। उसके बाद में तब से लेकर प्री कॉलोनियल इंडिया तक इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस, गिल्ड्स और इंस्ट्रूमेंट्स, ये जो है इन्होंने भारत की इकोनॉमी को स्टेबिलिटी दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस बेस पे मैं चलता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है व्हाट वर द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ क्रेडिट इन द वैदिक सोसाइटी। अब यहाँ हम शुरुआत वैदिक सोसाइटी से कर रहे हैं। तो वैदिक सोसाइटी जो थी उसमें क्या होता था कि जो क्रेडिट था वो पूरी तरह से ओरल नहीं होता था। ठीक है, उसमें कुछ रिटर्न डीड्स होती थी जिनको ऋण पत्र बोलते थे। क्या बोलते थे? ऋण पत्र। ठीक है, ऋण पत्र, ऋण यानी लोन और पत्र यानी डीड। ठीक है, तो ऋण पत्र जैसे रिटर्न लोन डीड्स जो है उनका प्रयोग होता था वैदिक काल में और इसमें रीपेमेंट ऑब्लिगेशन जो है वो क्लियरली डिफाइन होता था। लोन्स का जो उपयोग होता था वो सीड्स के लिए, कैटल के लिए और टूल्स जैसे जो एग्रीकल्चरल नीड्स होती थी उसके लिए होता था। जो ट्रांजैक्शन होता था वो पूरी तरह से पर्सनल ट्रस्ट पर आधारित था, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी और ऑब्लिगेशन की जो समझ उस समय तक विकसित हो गई थी ये दिखाती है। तो यहाँ पे एक ही चीज़ है आपके एग्जामिनेशन के मतलब की, वो है ऋण पत्र, और ये वैदिक टर्म है जिसका मतलब लोन डीड होता है। आपके एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आएगा, व्हाट वाज द कॉमन फॉर्म ऑफ लोन डॉक्यूमेंटेशन इन वैदिक सोसाइटी। तो यहाँ पे ऋण पत्र जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऋण पत्र व रिटर्न लोन डीड्स यूज टू डिफाइन रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस इन द वैदिक सोसाइटी। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं ये जीके टुडे के एप्लीकेशन में एक बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स है, बैंकिंग अवेयरनेस 26-27, ये आप देख लो, अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर लेना उसमें। अगला जो टॉपिक है वो है हु वर कुशिदिन एंड व्हाट रोल डिड दे प्ले। अब कुशिदिन क्या होते थे? तो कुशिदिन जो होते थे ये प्रोफेशनल मनी लेंडर्स होते थे वैदिक और लेटर वैदिक इरा में। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे, ये इंटरेस्ट बेस्ड लोन देते थे। तो जो लोन देने वाले मनी लेंडर्स थे उनके लिए जो एंशिएंट इंडियन टर्म है वो है कुशिदिन। ठीक है, अब सभी को पता होगा कुशिदिन जो है वो क्या करते थे, मनी लेंडर्स थे और ये इंटरेस्ट पर लोन देते थे। ये जो इंडिविजुअल्स होते थे ये ट्रेड और एग्रीकल्चरल दोनों के लिए क्रेडिट का सप्लाई करते थे। इंटरेस्ट जो था वो, इंटरेस्ट का जो चार्जिंग था वो सोशली एक्सेप्टेड था, लेकिन जो इंटरेस्ट था वो मोरल और सोशल नॉर्म्स जो होते हैं उसके बेसिस पे रेगुलेटेड था। ठीक है, तो ये जो प्राइवेट क्रेडिट सिस्टम जो है धीरे धीरे सोसाइटी में एम्बेड हुआ और उसमें मनी लेंडर्स जो थे यानी कुशिदिन जो थे उनका रोल रहा। यहाँ पे इंटरेस्ट जो है, ब्याज जो है वो एक्सेप्टेड था, लेकिन उसकी एक मोरल और सोशल लिमिट हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन का, व्हाट वाज द रोल ऑफ कुशिदिन इन द एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। तो जाहिर सी बात है लैंड ओनर्स नहीं है, मनी लेंडर्स है, फार्मर्स नहीं है और मर्चेंट्स नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हाउ वाज इंटरेस्ट रेगुलेटेड इन एंशिएंट इंडिया। अब पुराने जमाने में इंटरेस्ट जो होता था, जो ब्याज होता था वो कैसे, तो कास्ट बेस्ड इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पे अपने को थोड़ा सा समझ लेना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे मनुस्मृति वगैरह उनमें कुछ मेंशन किया हुआ है इंटरेस्ट रेट्स के बारे में, और वहाँ से हमको ये पता लगता है कि उस समय में इंटरेस्ट जो था वो कास्ट बेस्ड भी होता था। और ये इस प्रकार से था कि जो हायर वर्ण थे, जो हायर वर्ण के जो बोरोवर्स थे उनसे कम इंटरेस्ट लिया जाता था और जो लोअर वर्ण के जो बोरोवर्स थे उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता था। तो इससे क्या था कि जो क्रेडिट सिस्टम है उसमें सोशल इनइक्वालिटी जो है वो भी बहुत शुरू से ही इंडिया में इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई थी, ये साबित भी होता है। ठीक है, और जो इकोनॉमिक रिलेशंस थे वो भी हिरार्की ड्राइवन बन गए थे। इस प्रकार कास्ट के आधार पर फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एंशिएंट इंडिया में देखने को मिलता है। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए कास्ट बेस्ड इंटरेस्ट रेट्स थी इंडिया में, यस। लोअर वन पेड हायर इंटरेस्ट, ये भी सही है। और सोशल हियरार्की इन्फ्लुएंस द क्रेडिट, ये भी सही है। यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, व्हाट डिटरमाइंड इंटरेस्ट रेट्स इन एंशिएंट इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पे कास्ट सिस्टम जो है ये आपका एक करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है, व्हाट वर द श्रेणीज इन हाउ डिड दे फंक्शन फाइनेंशियली। अब जो श्रेणी का डेवलपमेंट हुआ ये बाद में हुआ है, लेटर इरा, जो लेटर वैदिक इरा है उसके बाद में जब धीरे धीरे स्टेट्स बनने लग गए तब की बात है ये, ठीक है। तो श्रेणीज क्या होते थे, ये ट्रेडर्स और क्राफ्ट्समैन जो थे उनके गिल्ड होते थे, उनके संघ हुआ करते थे, ठीक है। गिल्ड्स, GUILDS, ये उनके संगठन हुआ करते थे, किनके, ट्रेडर्स के और जो क्राफ्ट्समैन हैं उनके। और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह काम करते थे। जो मेंबर्स जो हैं उनके, उनको क्रेडिट दिया जाता था और कलेक्टिव लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल था वो उन पे लागू होता था, ठीक है। इसके अलावा जो राजा और जो वेल्थी इंडिविजुअल्स थे वो श्रेणीज के अंदर अपने पैसे को डिपॉजिट भी रखते थे। इसका मतलब ये हो गया कि धीरे धीरे ये गिल्ड्स जो है ये इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट और रिस्क शेयरिंग इन दोनों को बढ़ावा देने लग गई, ठीक है। तो जो कलेक्टिव हम लोग कलेक्टिव लायबिलिटी की बात कर रहे हैं वहां पे आ जाती है रिस्क शेयरिंग और इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट, दोनों चीजों की। ये दोनों चीजें श्रेणीज और गिल्ड्स की वजह से पॉसिबल हो पाई, ठीक है। तो श्रेणीज क्या थी, दे वर द गिल्ड्स, गिल्ड बेस्ड इंस्टीट्यूशंस। ये क्या करते थे, मेंबर्स को क्रेडिट देती थी और कलेक्टिव लायबिलिटी का प्रिंसिपल इनमें फॉलो किया जाता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके एग्जाम का क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, व्हाट रोल डिड श्रेणीज प्ले इन एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी, टैक्स कलेक्शन, गिल्ड्स फॉर ट्रेड इन फाइनेंस, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। गिल्ड्स फॉर ट्रेड एंड फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द मौर्यन स्टेट रेगुलेट द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब जो मौर्य इरा जो है तब तक आते आते फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज थी उन पर स्टेट का सुपरविजन बढ़ने लग गया था। मौर्य काल में क्या हुआ था कि जो स्टेट है उसने फाइनेंशियल एक्टिविटीज पर एक्टिव कंट्रोल रखना वहां से शुरू हो गया था। इसमें लैंडिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, इंटरेस्ट रेट्स, फ्रॉड की जो पेनल्टीज है, इन सब का एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप हो गया। तो ये जो था ये इनफॉर्मल इकोनॉमी से सीधा स्टेट रेगुलेटेड जो मनी इकोनॉमी है उसकी तरफ धीरे धीरे ये एक बड़ा ट्रांजिशन हो गया था। इस फ्रेमवर्क से क्या हुआ कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गई और रेगुलेटेड हो गई, जिससे स्टेट जो है उसकी इकोनॉमिक पावर बढ़ गई, ठीक है। अब चलिए इसमें क्या है कि जो आपका एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आएगा, हाउ डिड द मौर्यन स्टेट मैनेज द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। हाउ डिड द मौर्यन स्टेट मैनेज द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। तो यहाँ पे ये हो गया, बाय रेगुलेटिंग लैंडिंग एंड इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। चलते हैं अगली बात पे। अगली बात है आदेश के बारे में। आदेश क्या होते थे, तो ये पूछ रहा है कि आदेश जो है एंशिएंट इंडियन ट्रेड में क्या होते थे, ठीक है। तो अब जो ये स्टेट का डॉक्यूमेंट होता था आदेश, लॉन्ग डिस्टेंस जो ट्रेड है उसमें इस्तेमाल होने वाला एक पेमेंट इंस्ट्रक्शन था और ये सरकारी हुआ करता था। इसमें मर्चेंट जो है एक स्थान पर पेमेंट ऑर्डर इशू करता था, सरकारी भी था और प्राइवेट भी था, मतलब मर्चेंट्स का भी था, मर्चेंट गिल्ड्स भी करते थे इसको रिलीज, ठीक है। तो इसमें क्या होता था, मर्चेंट जो होता था एक स्थान पर पेमेंट ऑर्डर इशू करता था और दूसरे स्थान पर उसको जो है ऑनर किया जाता था। अब इससे क्या होता था कि जो पैसा है या फिर जो सोना है या चांदी है या जो भी है उसको लाने और ले जाने का, जो करेंसी को लाने और ले जाने का जो रिस्क है उससे कम हो गया था, और जो थेफ्ट रिस्क यानी चोरी का जो रिस्क है और जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो सब कम हो गई। तो आज का जो चेक सिस्टम है या बिल ऑफ एक्सचेंज सिस्टम है ये मौर्य टाइम के आसपास में जो है एक कंसेप्चुअल इसका प्रीकर्सर था, उसको बोलते थे आदेश, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया में आदेश जो था ये किस तरह से काम करता था, अर्ली बिल ऑफ एक्सचेंज या अर्ली चेक के रूप में, ठीक है। इसकी एक पेमेंट इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था और ये कैश कैरिंग की जो रिस्क है उसको कम कर देता था, ठीक है। यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है वो ऐसा होगा, व्हाट वाज आदेशा इन एंशिएंट इंडियन कॉमर्स। तो इट वाज ए पेमेंट इंस्ट्रक्शन, राइट। आप लोग कर सकते हो इसको आराम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है,
व्हाट डिफाइंड इंडिजिनस बैंकिंग इन प्री कॉलोनियल इंडिया। अब जो इंडिजिनस बैंकिंग है प्री कॉलोनियल इंडिया में, वो कैसे डिफाइन होती थी? तो प्री कॉलोनियल इंडिया जो है उसमें इंडिजिनस बैंकर्स जो थे वो बिना फॉर्मल रेगुलेशन के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते थे और लोन्स देते थे। ये जो लोन्स थे ये एग्रीकल्चर, लोकल मार्केट्स, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और इन सब के लिए वर्किंग कैपिटल जो है सप्लाई करते थे। तो इससे जो इकोनॉमी है उसकी बैकबोन बनी रहती थी। इन बैंकर्स ने रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों में फाइनेंशियल सपोर्ट जो है उसको प्रोवाइड किया और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुआ। ठीक है, तो प्री कॉलोनियल इंडिया के अंदर इंडिजिनस बैंकर्स थे, उनके ऊपर कोई कोई बहुत बड़ा स्टेट का रेगुलेशन नहीं था। ये कम्युनिटी बेस्ड बैंकर्स थे, डिपॉजिट्स और लोन्स लेते थे ये बिना किसी चार्टर के या एक्ट के या कोई स्टेट वाले रूल्स के। ठीक है, और ये ट्रेड और एग्रीकल्चर को फाइनेंस करते थे। तो जो जो कॉलोनियल पीरियड शुरू हुआ उससे पहले इंडिजिनस बैंकिंग इस प्रकार से थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं लूंगा आपके एग्जाम्स के लिए, व्हाट वाज द की फीचर ऑफ बैंकिंग इन प्री कॉलोनियल इंडिया। तो यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं आएगा, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस नहीं आएगा, इनफॉर्मल ऑपरेशंस आ जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया इनफॉर्मल ऑपरेशंस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, हाउ डिड टेम्पल्स फंक्शन एज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब ये मंदिर की बात फिर से आई है, तो मंदिर जो थे, वो जो टेम्पल्स थे, वो ट्रस्टेड सोशल इंस्टीट्यूशंस के रूप में काम करते थे। ये वेल्थ का स्टोरेज, डोनेशन का मैनेजमेंट और लैंडिंग ये सब काम करते थे। ये क्या करते थे कि ट्रेजरी और लैंडिंग इंस्टीट्यूशन का कंबाइंड रोल जो होता है उसको निभाते थे, जिससे इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट और प्रोटो बैंकिंग की जो प्रैक्टिसेस है वो डेवलप हुई थी। और ये काफ़ी समय से इंडिया में भी चल रहा है, जैसा हमने ग्लोबल लेवल पे बात की थी वैसे इंडिया में भी ये चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हु वर द मेजर इंडिजिनस बैंकर्स इन मेडाइवल इंडिया। अब मेडाइवल इंडिया तक आ गए हम लोग। तो मेडाइवल इंडिया में यानी मध्यकालीन भारत में श्रॉफ्स और साहूकार जो थे वो, और चेट्टियार्स और मारवाड़ीज, ये चार कम्युनिटीज जो हैं ये मनी लेंडर्स का काम करती थी। श्रॉफ, साहूकार, चेट्टियार और मारवाड़ीज। ठीक है, श्रॉफ, साहूकार, चेट्टियार्स और मारवाड़ीज और इसके अलावा मुल्तानीज, कुछ सिंधीज भी। ठीक है, ये ग्रुप्स थे, कम्युनिटी बेस्ड थे ये, और ये बैंकिंग के जो फंक्शन है उनको करते थे। ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते थे। ठीक है, ट्रेडर्स और रूरल हाउस होल्ड जो है उनको क्रेडिट देते थे। और ये जो क्रेडिट होता था जनरली जो है ट्रस्ट बेस्ड जो होता था, और कास्ट और फैमिली नेटवर्क जो है उन पे भी डिपेंड करता था। इन ग्रुप्स का जो रोल था वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में धीरे धीरे इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि इन्होंने जो है एक इनफॉर्मल जो है फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसको डेवलप होने में मदद की थी। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, हु वर द प्रोमिनेंट इंडिजिनस बैंकर्स इन मेडाइवल इंडिया। मारवाड़ीज, गुजरातीज, बंगालीज एंड पंजाबी। एक्चुअली इसका ये सभी कम्युनिटीज में पाए जाते थे, लेकिन फिर भी मारवाड़ीज जो है उनका नाम हम थोड़ा सा ज़्यादा इसमें, जिसमें अलोंग विद श्रॉफ्स एंड साहूकार्स जो है वो भी इसमें ये। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम मारवाड़ीज बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, गुजरातीज, बंगालीज और पंजाबीज सब में ही ये कम्युनिटी बैंकर्स अवेलेबल थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, व्हाट वर हुंडीज एंड व्हाई दे वर इंपॉर्टेंट। अब हुंडीज क्या हुआ करती थी? ठीक है, तो हुंडीज जो है ये एक प्रकार की इंडिजिनस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट होती थी, जो कि कैश को कैरी किए बिना फंड ट्रांसफर की सुविधा देती थी। ठीक है, तो ये एक जो हुंडी का जो सिस्टम है उसको थोड़ा सा आप समझ लेना। इसमें कैश को ट्रांसफर नहीं किए जाते थे, सीधा जो है पर्ची से कैश चला जाता था दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से आ जाता था। आजकल हवाला जो सिस्टम होता है उसमें भी करीब करीब ऐसा ही होता है, लेकिन ये जो है इंडिजिनस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो थे वो पुराने ज़माने में, और ये जो है इनकी जो एक्सेप्टेंस है वो बैंकर की जो रेपुटेशन है उस पर डिपेंड करती थी। फंक्शनली जो है हुंडीज आज का जो डिमांड ड्राफ्ट है या चेक है उसकी तरह काम करती थी, और ट्रेड के एक्सपेंशन में इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हुंडीज जो है एक तरह के पुराने बिल ऑफ एक्सचेंज थे, इनफॉर्मल बिल ऑफ एक्सचेंज थे। ठीक है, रेमिटेंसेस के लिए काम आते थे, रेपुटेशन और ट्रस्ट जो होता है उसके ऊपर ये काम करते थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन का, व्हाट वर हुंडीज यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया, तो ये हो गया फंड ट्रांसफर। राइट, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इकोनॉमिक रोल्स डिड इंडिजिनस बैंकर्स परफॉर्म।
तो इनका इकोनॉमिक रोल क्या था इंडिजिनस बैंकर्स का, ठीक है। तो जो इंडिजिनस बैंकर्स थे, इन्होंने क्या किया कि वर्किंग कैपिटल जो है वो फार्मर्स को देते थे, सीजनल क्रेडिट देते थे उनको, और जो गिल्ड्स है उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे। तो ये डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करते थे, लोन को एक्सटेंड करते थे, और उससे फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का जो काम है वो ये किया करते थे। इससे क्या हुआ कि जो प्री मॉडर्न इकोनॉमी है वो स्मूथली फंक्शन इनके बगैर नहीं कर सकती थी। ये जो सिस्टम है ये लोकल ट्रेड और एग्रीकल्चर दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और रीजनल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में काम आता था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करते थे, इंडिजिनस बैंकर्स क्या करते थे, दे प्रोवाइडेड वर्किंग कैपिटल, फर्स्ट थिंग, सपोर्टेड एग्रीकल्चरल साइकिल्स, और मेंटेन मार्केट लिक्विडिटी, ठीक है। एक एग्जाम का क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट रोल्स डिड इंडिजिनस बैंकर्स प्ले इन द इकोनॉमी। तो यहाँ पे डिपॉजिट एक्सेप्टेंस करते थे, सीजनल क्रेडिट भी देते थे, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते थे। तो ये सारे के सारे इनके फंक्शंस थे, ठीक है। अगली बात है, व्हाट वर लिमिटेशंस ऑफ द इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। अब ये जो इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम था इसका लिमिटेशंस क्या क्या थी। तो ये क्या है कि जो इंडिजिनस बैंकिंग जो था वो लार्जली, जहां इंटरेस्ट रेट है वो कभी कभी बहुत एक्सप्लॉयटेटिव हो गया था, ठीक है। काफी ज्यादा ब्याज की जो रेटें थी वो थी। इसके अलावा जो रिकॉर्ड कीपिंग की जो कंसेप्ट थी वो नॉन स्टैंडर्डाइज थी, उसमें कोई स्टैंडर्ड रिकॉर्ड्स नहीं मेंटेन किए जाते थे। इसके अलावा जो ऑपरेशन इनका होता था वो नैरो सोशल नेटवर्क जो है उन्हीं के तक सीमित थी। सोशल रीच जो है वो बहुत जरूरी थी बोरोवर्स और लैंडर्स दोनों के लिए, ठीक है। तो इससे स्केलेबिलिटी नहीं आ पाई, ट्रांसपेरेंसी नहीं आ पाई, ठीक है। इंक्लूसिव ये बिल्कुल भी नहीं था। तो इन कारणों से जो इंडिजिनस बैंकिंग है उसका ग्रोथ जो है वो प्लस ट्रस्ट दोनों ही प्रभावित हुए। तो ना तो ये स्केल अप हो पाया, ना ये इंक्लूसिव बन पाया। तो लिमिटेड सोशल इंक्लूजन जो था ये इसकी लिमिटेशन थी, अनरेगुलेटेड ऑपरेशन ये भी इसकी लिमिटेशन थी, और हाई इंटरेस्ट रेट्स ये भी इसकी लिमिटेशंस थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वर इश्यूज विद द ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए, हाई रेगुलेशन नहीं आएगा, स्टैंडर्डाइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग भी नहीं आएगा, लिमिटेड सोशल नेटवर्क्स ये करेक्ट आंसर है, हाई ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डिड कॉलोनियल रूल ट्रांसफॉर्म इंडियाज बैंकिंग सिस्टम। ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है कि जो कॉलोनियल रूल है उसने इंडिया के बैंकिंग सिस्टम को कैसे प्रभावित किया। अगले वाले चैप्टर में हम लोग कॉलोनियल जो सिस्टम है वहां से जो शुरू होता है वहां से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि 18th सेंचुरी में जो यूरोप है, यूरोपियन कॉलोनियल इन्फ्लुएंस है, उसके साथ में लीगल बैकिंग, स्ट्रक्चर्ड कैपिटल और स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग, ठीक है, ये सब बैंकिंग में आए। और इन इंस्टीट्यूशनल बैंक्स की कंपटीशन जो है इसने धीरे धीरे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम जो है उनको कमजोर कर दिया, और इंडिया का जो ट्रांजिशन है वो कॉलोनियल बैंकिंग सिस्टम की तरफ हो गया। तो इस जो प्रोसेस है इससे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल जो प्रैक्टिसेस हैं वो रिप्लेस हो गई, और एक मॉडर्न बैंकिंग जो है वो इंडिया में धीरे धीरे डेवलप हो गई, ठीक है। तो एंट्री ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंक्स, स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम्स और डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनस बैंकर्स, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको देख लेता हूँ, व्हाट मेजर चेंज अकर्ड इन इंडियाज बैंकिंग सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनस बैंक्स गलत हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंक्स ये बिल्कुल सही है, एलिमिनेशन ऑफ ऑल बैंक्स गलत हो जाएगा, इंक्रीज इन इनफॉर्मल लैंडिंग ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ से फॉर्मल जो बैंकिंग होती है, फॉर्मल लैंडिंग होती है, उसकी शुरुआत होती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका होगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल बैंक्स, ठीक है। तो ये सारी कंसेप्ट आपके समझ में आ गई होंगी। अगले चैप्टर के साथ मैं जल्दी आऊंगा। थैंक यू वेरी मच।